हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बालको? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? स्वागत है आपका एसवीएम ऑनलाइन क्लासेज भाद्रा जून में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। 11th क्लास का जो पोर्शन था हमारा 11th साइंस बायोलॉजी का जो पोर्शन में हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 6, और उसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर यदि आगे पीछे हो जाए तो आप सोचने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्थायी उत्तक का जो पहला दो सरल उत्तक पढ़ा था। आज हम जटिल उत्तक की बात करें तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 का जो 5 पार्ट बनेगा उसमें हमारा मेन उद्देश्य है स्थायी उत्तक पढ़ना, और स्थायी उत्तक में हमने सरल पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है जटिल उत्तक। इस पर हम फोकस करेंगे। जटिल उत्तक को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जटिल उत्तक, स्थायी उत्तक जो परमानेंट टिश्यू है उसका हमने सरल उत्तक लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम जटिल उत्तक पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक आरेख दिखाता हूँ जो पहले का है। ये आरेख देखो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। जो तक हमने क्लियर कर लिया था उसके बाद हम स्थायी उत्तक पढ़ रहे थे। इस स्थायी उत्तक के अंदर 3 प्रकार के स्थायी उत्तक हमने डिवाइड किए, सरल, जटिल और विशिष्ट। उसमें लास्ट की वीडियो में हमने सरल को कंप्लीट किया है। थोड़ा सा मैं फटाफट आपको याद दिला दूँ कि सरल उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था, डिटेल से भी पढ़ा था। तो जब ये हमारा कंप्लीट हो गया तो इसके बाद में सरल के बाद में नंबर आता है जटिल का, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हमें इसको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद में हम विशिष्ट उत्तक की ओर रुख करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम जटिल उत्तक की परिभाषा लिखते हैं, जटिल उत्तक को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में 1 बाय 1 इसके प्रकार भी पढ़ेंगे। देखो, सरल उत्तक की क्या डेफिनेशन थी जो जटिल की आप चेंज करोगे। सरल उत्तक की सारी कोशिकाएं संरचना में, आकार में, कार्य में एक जैसी होती हैं। जटिल में थोड़ा सा क्या होगा, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। उत्पत्ति तो समान होगी लेकिन संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से वो भिन्न होती हैं। तो सबसे पहले जटिल उत्तक की परिभाषा लिखेंगे। इसकी कोशिकाएं उत्पत्ति और परिवर्तन तो समान होगा। कोशिकाओं की उत्पत्ति व परिवर्तन तो क्या होगा, एक समान। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप उसको डिटेल से लिख लेना। ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं की उत्पत्ति और परिवर्तन एक समान होता है लेकिन संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं। संरचना एवं कार्य या संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से भिन्न, वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। और कार्य भी क्या हो सकता है, अलग अलग। दिखने में एक जैसी नहीं होंगी, काम भी सब अलग अलग करेंगी। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, जटिल उत्तक कहेंगे। और मिलकर कोई विशेष काम करेंगे तो सबका काम अलग होगा, सबकी संरचना अलग होगी, बनेंगे एक समान, दिखने में अलग अलग होंगी और काम भी अलग अलग होगा, यानी संरचना और कार्य भिन्न भिन्न होगा। तो ये एक मेन विशेषता हो गई जटिल उत्तकों की। तो डेफिनेशन जटिल उत्तक की सबको समझ में आ गई। 2 ही प्रकार के जटिल उत्तक होते हैं। नंबर 1 जाइलम। हिंदी में जाइलम को हम दारू उत्तक कहते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है, फ्लोएम। और फ्लोएम का हिंदी नाम होता है पोषवाह उत्तक। पोषवाह
पोषवाहक कह दो या पोषवाहक कह दो, एक ही बात है। जाइलम और फ्लोएम केवल दो प्रकार के जटिल उत्तक होते हैं। नाम आपने बहुत पहले कहीं सुने भी होंगे, यदि हैं तो, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। ये एक आपको थंब रूल की तरह हमेशा याद रखना है। जमीन के अंदर से जो पानी लिया जाता है, उस पानी को पेड़ की ऊपरी टहनी तक, पत्तियों तक, फूलों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण में पौधों की पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को पेड़ की जड़ों तक यानी समस्त भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। तो हमेशा जाइलम और फ्लोएम के कार्य याद रखना। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का यानी पोषक तत्वों का वहन करता है। इसलिए फ्लोएम का नाम पोषवाह उत्तक है, याद रखना। और ये दोनों उत्तक मिलकर संवन तंत्र बनाते हैं, इसलिए इनको संवन उत्तक कहा जाता है। और संवन उत्तक वे होते हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम भोजन को लाता है, इसलिए इन्हें संवन उत्तक कहते हैं। और संवन उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? संवन पुल का निर्माण करते हैं, वेस्कुलर बंडल। यानी जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? संवन पुल बनाते हैं। अब संवन पुल कैसे होते हैं ये आगे की क्लासों में या आगे के जो वीडियो होंगे उसमें पढ़ेंगे अपन। तो संवन उत्तक और संवन पुल आप समझ गए होंगे। जाइलम और फ्लोएम को संवन उत्तक कहते हैं। कंडक्शन टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं संवन उत्तक का मतलब। वेस्कुलर भी कह सकते हो आप, वेस्कुलर टिश्यू। इसी के आधार पर मैंने आपको बताया था कि पादप दो प्रकार के होते हैं, संवन असंवनी क्रिप्टोगेम्स और असंवनी क्रिप्टोगेम्स, वो भी पढ़ा था आपने। तो संवन उत्तक मिलकर संवन पुल बनाते हैं। जैसे कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, फिर इस पूरे को आप एक संवन पुल कह सकते हो कि वो एक दूसरे से किस प्रकार से अटैच हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जाइलम का डिस्क्रिप्शन कि जाइलम क्या काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का परिवहन, कंडक्शन ऑफ वाटर। बहुत बार ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पादप के ऊपरी भागों तक पहुंचाना है, साथ में खनिज लवणों को भी ले जाना है। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम का होता है। और जाइलम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितनी प्रकार की कोशिकाओं से? जाइलम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक जाइलम के उत्तक में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मैं उनके नाम लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से याद रखना। नंबर 1 वाहिनिका, नंबर 2 वाहिका, नंबर 3 जाइलम मृदुतक, नंबर 4 जाइलम रेसे। इनको अंग्रेजी में नाम भी हम लिखेंगे 1 by 1। वाहिनिका को हम ट्रेकियड्स कहते हैं, वाहिका को हम वेसल्स कहते हैं, जाइलम मृदुतक यानी जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम रेसे यानी जाइलम फाइबर। तो ये 4 कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तब जाकर जाइलम का एक उत्तक बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको हमेशा ऐसी चीज़ें याद रखनी है कि जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कौन कौन सी 4 कोशिकाएं? वाहिनिका, वाहिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेसे। इनके अलग अलग डायग्राम भी हैं, वो भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जो वाहिनिका है थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ये होती हैं, पतली भी होती हैं, नलिकाकार होती हैं। लेकिन वाहिनिकाएं जो हैं
वो सभी पौधों में नहीं पाई जाती। पाई जाती हैं वैसे वाहिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती। तो वाहिनिकाएं हैं वो सभी पौधों में होती हैं। सभी पौधों का मतलब जिनमें जाइलम होता है। जाइलम किस किस में होता है? टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म में होती हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वाहिनिकाएं होती हैं। अब बात करेंगे वाहिका यानी वेसल्स की। तो वाहिकाएं हैं वो किस किस में नहीं पाई जाती? वाहिकाएं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में नहीं पाई जाती। स्टार लगा कर लिख लेना, जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइटा में वाहिका नहीं होती। और एंजियोस्पर्म में होती है। वाहिका जाइलम का भाग है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वाहिनिका होती है, लेकिन वाहिका जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में नहीं होती। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे पेड़ पौधे हैं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के जिनमें वाहिका होती है, जैसे कि सेलेजिनेला और टेरिडियम। सेलेजिनेला, ये नाम याद आ रहे हैं आपको? पहले पढ़े थे अपने, सेलेजिनेला, टेरिडियम। ये दो प्लांट हैं टेरिडोफाइटा के। इस देखो, टेरिडोफाइटा में वाहिका नहीं होती, लेकिन सेलेजिनेला और टेरिडियम दो ऐसे प्लांट हैं जिसमें वाहिका होती है। जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होती, लेकिन जिम्नोस्पर्म के दो प्लांट्स के नाम लिख रहा हूँ। एक का नाम है नीटम, दूसरे का नाम है इफिड्रा। नीटम और इफिड्रा में होती है। मैंने क्या कहा? वाहिका। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के जाइलम में वाहिका नहीं होती, लेकिन अपवाद हैं। सेलेजिनेला और टेरिडियम नाम के टेरिडोफाइटा के जाइलम में वाहिकाएं होती हैं। सभी जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होती, लेकिन नीटम और इफिड्रा दो ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिसमें वाहिका होती है। ठीक है बच्चों, ये कुछ अपवाद स्वरूप चीज़ें हैं, हमें उसको भी याद रखना है। फिर बात करेंगे जाइलम मृदुतक। ये बिल्कुल ईजी है। मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जाइलम में, और जाइलम रेसे, ये फाइबर होते हैं इस प्रकार के, रेसे से निकलते हैं जो पादप को शक्ति प्रदान करते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे स्थायी ऊतकों में जटिल ऊतक की, दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। हम पहले बात जाइलम की करेंगे। जाइलम का कार्य क्या है ये देखा हमने। फिर देखा कि जाइलम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जाइलम का एक ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, और जाइलम की 4 कोशिकाओं का नाम वाहिनिका, वाहिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेसे है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अब हम अगला पोर्शन पढ़ते हैं, फ्लोएम। ये भी जाइलम स्थायी ऊतक का दूसरा भाग कौन सा है? फ्लोएम है। फ्लोएम को हमने क्या नाम दिया था? पोषवाहक ऊतक। तो फ्लोएम का क्या कार्य है? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। और जाइलम का क्या था? जल का स्थानांतरण। भोज्य पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये किसका कार्य था? ये फ्लोएम का कार्य है। प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बना है उस भोजन को पादप के हर एक अंग और भाग तक पहुंचाना, ये फ्लोएम का कार्य है। याद रखना बच्चों इसे। चलिए अब हम बात करेंगे फ्लोएम जो है, जैसे कि जाइलम के बारे में की थी हमने। तो फ्लोएम भी कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है।
4 प्रकार की सेल से बना होता है। फ्लोएम कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से भी फ्लोएम बना होता है। डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके। एक नंबर होगी चालनी कोशिका या चालनी नलिका। चालनी नलिका। और दूसरी होती है सहकोशिका। और तीसरी होती है इसमें फ्लोएम मृदुतक। और चौथी होती है फ्लोएम रेसे। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेसे। नाम लिखेंगे सबका। चालनी को सीव कहते हैं, नलिका यानी ट्यूब, सीव ट्यूब। सहकोशिका यानी कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल को आप साथी कोशिका भी कह सकते हो। और ये हो गया आपका फ्लोएम पेरेनकाइमा। और ये हो गया फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये 4 कौन से हैं आपके सामने हैं? फ्लोएम का प्रकार। फ्लोएम का जो एक ऊतक है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेसे। ठीक है, अब हम इसका वर्णन करते हैं। जो चालनी नलिका है वो थोड़ी सी चालनी टाइप की ही होती है। उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें हैं वो कंडक्ट होती रहती हैं, आगे पीछे जाती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शरद ऋतु में चालनी नलिकाओं में केलोस नाम का कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है। केलोस नामक एक कार्बोहाइड्रेट है वो जमा हो जाता है। शरद ऋतु में चालनी नलिकाओं में केलोस नामक एक कार्बोहाइड्रेट है वो जमा हो जाता है, जिसके कारण इनके अंदर से आवागमन बंद हो जाता है, इनका कार्य बंद हो जाता है। उस कंडीशन में जो चालनी नलिकाओं का कार्य करती हैं उन कोशिकाओं को हम सहकोशिका कहते हैं। तो भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान कौन करेगा और कब करेगा? हमेशा चालनी नलिका या चालनी कोशिकाएं ही भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। लेकिन शरद ऋतु में चालनी नलिकाओं में जब एक केलोस नामक कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है, उस कंडीशन में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण साथी कोशिका या सह कोशिका करती है। ठीक है बच्चों। जिम्नोस्पर्म और टेरोडोफाइटा में चालनी नलिकाएं नहीं होती। जिम्नोस्पर्म व टेरोडोफाइटा में चालनी नलिकाएं नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म और टेरोडोफाइटा में चालनी नलिकाएं नहीं होती हैं, तो उनके स्थान पर चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनके स्थान पर क्या पाई जाती हैं? चालनी कोशिकाएं पाई जाती। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरा क्या आता है? सहकोशिकाएं। तो जिम्नोस्पर्म और टेरोडोफाइटा में सहकोशिकाएं भी नहीं पाई जाती। ये भी लिख लेना। ये स्टार लगाकर चीज़ें लिखनी है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाने वाली होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइटा में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो
उनके स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कौन सी पाई जाती हैं? एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं, ये चीज़ें हैं जो आपको थंब रूल की तरह याद रखनी है अच्छे से, डिटेल वाइज। फिर हम फ्लोएम मर्दूतक की बात करेंगे। तो फ्लोएम मर्दूतक तो जीवित कोशिकाएं हैं, ये तो लिविंग पार्ट है। फ्लोएम रेसे ये निर्जीव भाग है, मृत कोशिकाएं हैं। एक बात याद रखना, फ्लोएम रेसे ये निर्जीव भाग है, बाकी ये तीनों सजीव है, याद रखना। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको अच्छे से। तो जैसे कि आप समझे इसमें ऐसा कैसे, जैसे कि ये एक क्या है, फ्लोएम है, तो इसमें ये चालनी नलिकाएं हैं, चालनी कोशिकाएं हैं, बीच बीच में ये क्या है, साथी कोशिका, सह कोशिकाएं हैं। यहाँ पर ये फ्लोएम मर्दूतक की कोशिकाएं हैं और ये फ्लोएम फाइबर है। इस प्रकार से ये एक फ्लोएम बना है। बुक में डायग्राम देख लेना और उसको समझने का प्रयास करना कि एक्चुअल में फ्लोएम कैसा होता है। तो डियर स्टूडेंट, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों समान उत्तक हैं, और वैसे कैसे उत्तक हैं, संरचना और कार्य के आधार पर अलग अलग होते हैं, अतः इन्हें हम जटिल उत्तक कहते हैं। तीसरा उत्तक बचा विशिष्ट उत्तक, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो स्थायी उत्तक तीन प्रकार के, सरल, जटिल और विशिष्ट थे। उसमें से हमने क्या क्या पढ़ दिया? सरल उत्तक हमने पढ़ा है। आज की क्लास हमारी जटिल उत्तक की थी, जिसमें जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़े हैं। जाइलम भी 4 प्रकार की सेल से बना होता है, फ्लोएम भी 4 प्रकार की सेल से बना होता है। तो डिटेल वाइज हमने पढ़ा है इसको, और आप अच्छे से इसका रिवीजन करो, इसको दोबारा पढ़ो। ठीक है बच्चों, और कल हम पढ़ेंगे क्या? जाइलम फ्लोएम के कार्य याद रखना। कल हम पढ़ेंगे विशिष्ट उत्तक के बारे में, 2 प्रकार के, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, आप इसका अच्छे से रिवीजन करना, पढ़ना। तो आज की क्लास में हमारा ये पार्ट नंबर 5 बन गया। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, आप इसका रिवीजन करते रहिए।